पुलिस सेवा चुनने का ख्याल आपको सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। क्या वो मोड रहे कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है? 6th-7th क्लास में था उस टाइम ही मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि तुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और मेरी मदर जैसे बचपन में वैसे ही बोल देती थी कि मेरा बेटा DYSP बनेगा। पुलिस सेवा में नहीं जाता तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जरूर रहता है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स की पावर्स होती हैं जो आपको कोई सक्सेस दिलाती है। अगर मैं सोचूंगा कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है और मैं अपने आप को इमेजिन करूंगा यूनिफॉर्म में, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो फोर्सेज हैं वो मेरे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगी। किस तरह से देखा जाता है कि पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी है? जो अधिकारी हैं वो खुद भी किस तरह से निकालते हैं? कंप्लेन को प्रोसेस करके जो डिमांड उससे की जा रही है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद वो ट्रैप की कार्रवाई होगी। जो सोर्सेज होते हैं आपके SIR सोर्सेज होते हैं तो सब गोपनीय रखी जाती है जो SIR जनरेट होती है कंप्लेनेंट का नाम कहीं भी आउट नहीं रहता। सिर्फ SO को पता होता है कि इस व्यक्ति ने मेरा ट्रैप कराया है, ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे और उस पर किसी प्रकार का प्रेशर। भ्रष्टाचार की जो बातें क्या ये भी बड़ी है? जैसे भ्रष्टाचार पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौटिल्य ने जैसे लिखा है, मछली पानी में रहती है, पानी पीती है, उसका किसी को पता नहीं चलता। पॉलिटिकली प्रेशर आता है, उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग सिलेक्टेड हैं, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है, लेकिन जिनको 5 साल में एक बार जनता के पास जाना है उनको ज्यादा जवाबदेह बनना है। ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होते, ड्यूटी हार्स नहीं होते, राउंड द क्लॉक 24/7। बिल्कुल ही जैसे एग्जिजेंसी की सिचुएशंस हैं, कोई रॉयट्स हो गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया। कई बार होता था कि 3-3 रात जो है 12 घंटे से ज्यादा किसी को भी ड्यूटी नहीं करवाई जाती। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में हम नित्य नए एक ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू करवाते हैं, मुलाकात कराते हैं जो अपने आप में अहम होते हैं और ख़ास होते हैं। आज की हमारी इस जर्नी के अंदर भी एक अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो राजस्थान पुलिस सेवा से हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस सेवा में रहते हुए भी उन्हें अनुशासन और अपनी कर्तव्यपरायणता साफ तौर पे दिखाई है। कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं, यूथ सबसे ज़्यादा उन्हें मानता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा संदीप सारस्वत सर का। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप सर अभी ACB में हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो। एक बड़ी अहम जिम्मेदारी ACB की होती है। ACB सर, सबसे पहले तो जो सफ़र की हम शुरुआत करते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा, हर व्यक्ति का सपना होता है कुछ ना कुछ अच्छा करने का। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आप पुलिस सेवा आपने चुनी, लेकिन पुलिस सेवा चुनने का ख्याल आना एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। क्या वो मोड रहे कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने चुना कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है? क्या कुछ रहा उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो जन्म है वो गंगानगर के एक छोटे से गांव में हुआ और मेरे फादर उसके बाद राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में उनकी सर्विस रही। तो जब मैं 6th-7th क्लास में था तो उस टाइम ही मेरे जैसे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि तुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उस टाइम कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था और मेरी मदर जैसे बचपन में वैसे ही बोल देती थी कि मेरा बेटा DYSP बनेगा। अच्छा। मतलब उनको भी कुछ ऐसा ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि उनको ये था कि पुलिस यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। हाँ। तो जैसे लोकल एरियाज में DSP जो सब डिवीज़न लेवल पर इम्पोर्टेंट रहता है, तो मेरी मदर यही बोलती थी कि ये DSP बनेगा। और मेरी मदर बोलती थी कि मेरी जो मैं मुंह से बोलती हूँ वो ठीक होता है। अरे वाह। आज मैं उनको बोलता हूँ कि आप SP बोलते तो जल्दी SP बनते हैं। तो जो कपाट, लेकिन जो भी सर्विस अच्छी जो मिली है वो बहुत बेहतरीन सर्विस है, जिसमें हम फील्ड में लोगों से लगातार जुड़ के अच्छा काम कर सकते हैं, उनको जस्टिस दिलवा सकते हैं। और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब किया और वहाँ रहकर भी तैयारी की। और CSIR में जॉब के दौरान ही जैसे हरियाणा का भी इंटरव्यू दिया, पंजाब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया, हिमाचल में भी ट्राई किया, वहाँ भी मेंस एग्ज़ाम लिखा और UPSC का भी इंटरव्यू दिया। और फाइनली 2017 में ये 2013 का जो RS एग्ज़ाम था उसमें मुझे सक्सेस मिली और 48 रैंक मेरा आया और जिससे मुझे DYSP की पोस्ट मिली। और उसके बाद एक प्रमोशन यहाँ हो चुका है, तो अभी एडिशनल SP एंटी करप्शन ब्यूरो में मैं पोस्टेड हूँ।
अगर पुलिस सेवा में नहीं जाते तो? पुलिस सेवा में नहीं जाता तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज़रूर रहता, क्योंकि मैं जैसे CSIR में था तो वो भी एक सेटिस्फाइंग जॉब था। लेकिन ये था कि रिकग्निशन वाली एक जॉब हो जिसमें आपका काम जो है ज़्यादा रिकग्नाइज हो, नेम फेम हो, तो उसके लिए शायद मैं अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स की पावर्स होती हैं जो आपको कोई सक्सेस दिलाती हैं, द सीक्रेट जैसे बुक है एक, निश्चित तौर पर। तो मैं जैसे उस बुक को जब पढ़ता था जब तैयारी के दौरान, तब भी ऐसे लगता था कि अगर मैं सोचूंगा कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है और मैं अपने आप को इमेजिन करूंगा यूनिफॉर्म में, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो फोर्सेज हैं वो मेरे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो क्योंकि जैसे इनजस्टिस या आप कह दें कि कुछ भी इनडिसिप्लिन टाइप कुछ हो रहा होता था, तो उस टाइम भी जैसे मैं विदाउट बीइंग इन पुलिस, उस टाइम भी मैं अपोज करता था उस चीज़ को। जैसे मैं एक बार प्रिपरेशन कर रहा था चंडीगढ़, तो स्टडी कर रहा था, तो पास ही में एक घर में बच्चे जो लड़के टाइप जो कॉलेज के थे और वो स्पीकर पे बहुत तेज़ आवाज़ करके गाने बजा रहे थे, जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं खुद ही मतलब उनके वहाँ पहुँच गया कि आप इसको बंद करोगे या, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जने थे, लेकिन फिर मैंने वहाँ मतलब 100 पर कॉल करके और पुलिस को बुलाया और उनको लड़कों को वहाँ से उठवाया। तो वो शुरू से ही एक मतलब होता ना कि एप्टीट्यूड इसी तरह का रहा है कि इस सर्विस में ही जाना है ताकि हम इस तरह की चीज़ें कर सकें। हाँ, नहीं निश्चित तौर पे देखिए, डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें होती है ना, व्यवहार में आ जाती है, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, इसी को मेंटेन करते हुए इसी से संबंधित जो सेवाएं, इसी से संबंधित जो विभाग है, जो और भी आगे चीज़ें करनी है उसके अंदर आना है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है सर, और आपने भी बड़ा अच्छा कहा। यूनिवर्स वाली जो आपने थ्योरी बताई, मतलब काफ़ी लोग मैंने देखा है मानते हैं उसको, और काफ़ी चीज़ें सच भी होती है। मतलब यूनिवर्स को अपनी तरफ से थैंक यू बोलना, यूनिवर्स से अपनी चीज़ मांगना, तो उसके बाद अगर प्रॉपरली प्रेयर करें, प्रॉपरली मेडिटेशन करके मेडिटेट करें, तो वो चीज़ें होती है। सर, ACB की बात करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर आप पोस्टेड हैं। ACB एक ऐसा विभाग है जो मेरे ख्याल से सबसे मजबूत विभाग जिसको मैं मानता हूँ ये पुलिस सेवा के अंदर है। एक आम व्यक्ति अगर परेशान होता है, अगर ACB से कनेक्ट होना चाहे, ACB अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे, क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा जानना चाहेंगे? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो अपने आप में जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, और एक तरह से गुड गवर्नेंस के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि ये पूर्व शर्त की, और एक बैकबोन है गुड गवर्नेंस के लिए कि जहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो वो, और जो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन की जा रही है सिविल सर्वेंट के द्वारा, तो वो तुरंत आकर, जैसे 1064 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो 24 आवर्स चालू रहती है। उसके अलावा जो है हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9413502834, तो इस पर भी अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। तो ये 2 नंबर हमारे, जो व्हाट्सएप वाला नंबर है वो मैं एक बार उसको करेक्ट आपको, अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो गया नहीं तो 1064 जो है वो तो आपकी मतलब हमारी हेल्पलाइन है, वो 24 आवर्स चालू रहती है। तो उसके ऊपर डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप नंबर भी वही है 9413। तो इस पे भी मतलब किसी तरह का आपका ध्येय रहता है कि जो शिकायत करते ने शिकायत करी तो उसको पर्टिकुलर दिन दिए जाते होंगे कि भाई दिन के अंदर आपकी शिकायत का निस्तारण होगा या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे शिकायत किसी की आई तो हेल्पलाइन वाला जो हमारे स्टाफ बैठा होता है वो उसको सुनकर उसके लिए कोई एक अधिकारी को असाइन कर देता है। उस अधिकारी को उस कंप्लेनेंट का, परिवादी का नंबर जो है शेयर कर दिया जाता है। जैसे मेरे, आप सपोज कीजिए कि 1064 पर शिकायत आई, तो वहाँ मौजूद स्टाफ जैसे मेरी अंडर वो शिकायत प्रोसेस करवाना चाहता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे वो नंबर भेज देंगे और साथ में मुझे कॉल करके बताएंगे कि सर इस नाम से कंप्लेनेंट का फ़ोन आया है, आप जो है इससे एक बार बात करें। तो हम उसको बात करके और उसको बुलाते हैं, उससे बाकायदा एप्लीकेशन ली जाती है और उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है की जाती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर देखा जाता है कि ACB कई बार कार्रवाई करती है, चूँकि पत्रकार हैं तो हम कवर भी करते हैं, चीज़ें भी देखते हैं। तो एक मतलब आपकी तरफ से मैं बताना चाहूँगा लोगों को, मतलब हम कहना चाहेंगे किस तरह से जो कार्रवाई की जाती है ACB की तरफ से, जो ट्रैप कार्रवाई की जाती है, ट्रैप के लिए ACB जाती है, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है कि पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ACB
डिपार्टमेंट जो है, जो अधिकारी हैं, वो खुद भी किस तरह से निकालते हैं कि इस आदमी के पास जो है शायद कुछ गलत हो रहा है या गलत है, किस तरह से आप? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो 3 तरह के केसेस को डील करता है। एक तो ट्रैप केसेस हो गए, तो उसमें तो कंप्लेनेंट हमारे पास रीच आउट करेगा और हम उसकी कंप्लेन को प्रोसेस करके जो डिमांड उससे की जा रही है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद वो ट्रैप की कार्रवाई होगी। उसमें फिर जो पैसे जो वो लेकर जाएगा उस पर 1-2 केमिकल्स लगाकर, और हाँ, वो केमिकल्स के बारे में पूछना चाह रहा था, किस तरह के केमिकल रहते हैं? उसमें एक तो फिनेफ्थलीन पाउडर होता है जी। और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अच्छा। तो उन दोनों को जब जैसे फिनेफ्थलीन को नोट पर लगा दिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो जब उसका हाथ धुलवाया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के वाटर में, तो वो कलर छोड़ देगा। इसीलिए अच्छा। जैसे हम कहते हैं रेड हैंडेड ट्रैप, बिल्कुल। तो बेसिकली वो पिंक वाटर बन जाता है उससे। तो उससे ये मतलब क्लियर हो जाता है कि इसने जो पैसा है, इसने जो हमारा सस्पेक्ट ऑफिसर है उसने लिया है, एसओ ने। तो एक तो ये हमारे केसेस हो गए रेड हैंडेड ट्रैप के। दूसरा हमारा होता है मिस यूज़ ऑफ ऑफिस, कि आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए उसके बाद कोई आपने डिपार्टमेंट में कोई एम्बेजलमेंट किया है, कोई आपने और अपनी उसको एब्यूज़ किया है पावर्स को। तो जैसे अभी केसेस चल रहे हैं, अभी जल जीवन मिशन का चल रहा है, तो इस तरह के जो केसेस हैं तो वो एसीबी उनको मिस यूज़ ऑफ ऑफिस के तहत डील करती है। तो तीसरा जो मतलब सब ऑफिसर से मिलकर आप लोग करते हैं इसके बारे में? उसमें क्या है कि जैसे बेसिकली कोई न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई है, अच्छा, उनको तो डीजी साहब जो है उसका हमारे महानिदेशक महोदय संज्ञान लेते हैं और न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं उनको पुटअप होती है, तो उस पर जो है हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस डीजी साहब द्वारा लिया जाता है और वो एक ऑफिसर्स को असाइन कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर वो ऑफिसर जो है उसको डेवलप करता है आगे। और दूसरा कोई हमारे पास वैसी इन्फॉर्मेशन आती है जो सोर्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, SIR, कि फला विभाग में जो है इस तरह का कुछ चल रहा है। जैसे अभी RTO का हमने अजमेर में अभी पूरा रैकेट पकड़ा। बिल्कुल। तो उसमें 10 जने अरेस्ट हुए हैं। तो उसमें जैसे ये जनरेट हुआ था कि ये अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके जो प्राइवेट पर्सन्स रखे हुए हैं दलाल टाइप्स, तो वो अधिकारियों को किस तरह से वो अधिकारियों का पैसा इकट्ठा करके उनके लिए कलेक्शन करके ट्रक वालों से, ओवरलोडेड जो ट्रक हैं उनसे कलेक्ट करके कैसे ऑफिसर को पहुंचाते हैं। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे पास आई तो उस पर पूरा काम होता है, उसको डेवलप किया जाता है और टेक्निकल रिसोर्सेज से, ह्यूमन रिसोर्सेज से इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तीसरा जो हमारे पास केसेज आते हैं वो आते हैं डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के, जिसको आय से अधिक संपत्ति के केसेस बोलते हैं। बिल्कुल। तो आय से अधिक संपत्ति की केसेस में जैसे पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ एक शिकायत आती है कि इस आदमी ने जो है अपनी आय से बहुत अधिक पैसा कमाया हुआ है और उसने इतनी संपत्तियां अर्जित कर ली है। तो उसके लिए इंटेलिजेंस ब्रांच अलग से काम करती है, वो पूरा उसको वेरीफाई करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को तस्दीक करती है वेरीफाई करके, और उसके बाद जो है सर्चेज की कार्रवाई होती है उन प्रीमाइसेस पे। तो ये 3 प्रकार की कार्रवाइयाँ ACB द्वारा की जाती हैं। तो इनमें जो उपयुक्त सोर्सेज होते हैं आपके, जो आपके SIR सोर्सेज होते हैं, तो उनकी तो सब गोपनीय रखी जाती है जानकारी? आज तक कोई जो SIR जनरेट होती है उसमें किसी भी कंप्लेनेंट का नाम कहीं भी आउट नहीं किया जाता। इवन ट्रैप केसेस में भी सिर्फ SO को पता होता है कि इस व्यक्ति ने मेरा ट्रैप कराया है। मीडिया में भी हम उसकी नाम या फोटो जो है कभी भी जाहिर नहीं करते हैं, ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे और उस पर किसी प्रकार का प्रेशर ना आए। तो जो ऐसे आपको जो किसी सोर्स ने अगर सूचना दी, तो सूचना देने के बाद पहले आप जांच करेंगे, देन उसके बाद ही कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वेरिफिकेशन करेंगे। विदाउट वेरिफिकेशन, क्योंकि देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो सभी के लिए है। कई बार झूठी कंप्लेंट्स भी आती हैं फ्रीविलस टाइप, कि जो किसी का पर्सनल एनमिटी है किसी के साथ, जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर हैं और आपने किसी व्यक्ति का इलीगल नाजायज काम नहीं किया, तो करवाना चाह रहा था आउट ऑफ वे जाके, तो वो हो सकता है आपके खिलाफ झूठी शिकायत भी ले आए। ऐसे केसेस भी हुए हैं कुछ, जिसमें जैसे एक केस हुआ था बहुत पहले एक हाउसिंग बोर्ड का, उसमें जो कंप्लेनेंट था उसने बिल्कुल झूठी शिकायत ऑफिसर की दी, और वो फिर ट्रैप के दौरान पता चला कि ये इसकी आवाज़ ही नहीं है। जो वेरिफिकेशन जब हुआ तो उसने किसी और का वेरिफिकेशन जो है वो आवाज़ बता के और वो करवा दिया। तो हमने जब मैं उस टाइम यहाँ पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन ये केस न्यूज़पेपर में भी आया था, तो वो आवाज़ का जब मैच करवाया गया
तो आवाज़ मैच नहीं हुई तो उसको जो है बिल्कुल कंप्लीटली जो है हमने रिलीज़ कर दिया। तो ऐसा है कि वेरिफिकेशन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। नहीं, निश्चित तौर पे अब जैसे जैसे मतलब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अपडेशंस होते आ रहे हैं, चीज़ें नई आती जा रही है, तो इसके अंदर भी जैसे आपने कहा आवाज़ का वेरिफिकेशन कराया, तो वेरीफाई करने के तरीके, नए टूल्स, ये भी चीज़ यूज़ बिल्कुल करती है बिल्कुल, एसीबी काफ़ी पूरे। गैजेट्स हमारे पास हैं। हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो हम भी अपने आप को जैसे मतलब हमारे डीजी सर का मंतव्य है और हमारी राजस्थान सरकार का मंतव्य भी यही रहता है कि रिसोर्सेज जो हैं अधिक से अधिक अच्छे हों ताकि जो है ये एसीबी को अपने काम में किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। अच्छा सर, डिजिटलाइजेशन का युग आ चुका है, अपडेशंस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, लेकिन आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, ये पर्सनल परसेप्शन भी हो सकता है, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो एसीबी के पास केसेस आते हैं या फिर भ्रष्टाचार की जो बातें, क्या ये भी बढ़ी हैं? एसीबी के पास देख भ्रष्टाचार तो अब जैसे भ्रष्टाचार तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी कौटिल्य ने जैसे लिखा है, चाणक्य ने, कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार ना करना उसी प्रकार असंभव है जैसे जीभ पर रखे शहद को ना चाटना। तो ये है कि और जैसे उन्होंने मछली का भी एग्जाम्पल दिया है कि मछली पानी में रहती है तो पानी पीती है, उसका किसी को पता नहीं चलता। तो करप्शन तो मतलब ये लंबे समय से चलता आ रहा है और उस समय भी करप्शन के अगेंस्ट जो है इस तरह के विभाग भी थे और इंडिविजुअल क्रूसेडर्स भी थे। जैसे कुछ लोग हैं जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप करप्शन की बात करें तो ठीक है, ये तो चला आ रहा है और ये बढ़ने का, और वो है कि अब सोशल मीडिया के युग में हो रहा है ये। मैं तो ये मानता हूँ कि ये अब सामने ज़्यादा एक्सपोज ज़्यादा होने लगा है। एक्सपोज ज़्यादा होने लगा क्योंकि अब पहले जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले ट्रैप करते थे तो उसमें न्यूज़पेपर कोई 2-4 न्यूज़पेपर में खबर आकर रह जाती थी। अब उसकी इंस्टाग्राम पे रील भी दिखेंगे आपको, एक्स पे पोस्ट दिखेंगे, फेसबुक पे दिखेगा। तो सोशल मीडिया के कारण अब लोगों में जागरूकता भी आई है और एजुकेशन लेवल जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। RTI एक्ट धीरे आया है, फिर ये अपना जन सुनवाई का अधिकार आया है, तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल आया है, तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगी हैं। लेकिन अभी जैसे हम देखें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हम मानते हैं कि करप्शन फ्री है, नॉर्वे, स्वीडन। तो उस स्तर तक जाने में तो हमें खुद को इंडिविजुअली बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार के स्तर पे अकेले नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति की खुद की विल पावर ना हो। निश्चित तौर पर नहीं, बड़ी अच्छी बात सर ने यहाँ पे की कि विल पावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं करप्शन फ्री होना तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम किसी को पैसा देते हैं तो वो भी करप्शन है, लेने वाला तो करप्ट हो रहा है लेकिन देना वो भी करप्शन है। अच्छा सर, एसीबी पूरी तरह से करप्शन फ्री है, ये हम कैसे कह सकते हैं? मतलब उसके अंदर भी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी जिसके अंदर भी फिल्टर किया जाता हो, देखा जाता हो कि एसीबी के अंदर तो नहीं हो रहा। एसीबी खुद के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करती है। अभी जैसे पिछले ही दिनों कुछ ऐसे अधिकारियों को जो है डीजी साहब के निर्देश पर फिल्टर आउट करके उनको उनके अगेंस्ट भी FIR दर्ज की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एसीबी अपने अंदर के कोई भ्रष्टाचार को इग्नोर कर रही हो या उस पर कार्रवाई ना करे। बिल्कुल। तो सभी के लिए समान नियम है। अच्छा सर, एसीबी जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट या पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, अगर पॉलिटिकली प्रेशर आता है उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? जाहिर तौर पे आते तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि मेरा ये मानना है कि जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम तो सेलेक्टेड हैं। हमारा RPSC या UPSC जिससे भी सिलेक्शन जो हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या, तो उससे सिलेक्शन हुआ है तो हमारे प्रति, हमारी मतलब जनता के प्रति जवाबदेही है। लेकिन जिनको 5 साल में एक बार जनता के पास जाना है उनको ज़्यादा जवाबदेह बनना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने लोकल एरिया के MLA के पास जाते हैं या मतलब किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उससे अपेक्षाएं रखेंगे कि मेरी बात सुनी जाए। तो अब वो आगे फॉरवर्ड भी करेगा, कन्वे भी करेगा उस चीज़ को। जैसे मान लिए माननीय विधायक के पास आप गए तो माननीय विधायक अपनी बात उस अधिकारी तक पहुंचाएंगे कि ये पब्लिक का मेरे पास आया है तो इसके ग्रीवांस का रिड्रेसल करें, या मतलब प्रेशर जिसकी बात करते हैं हम। बिल्कुल।
तो वो आपको बैलेंस होकर चलना है कि हमें ये एक तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे कोई हम कह सकते हैं कि हमारे कोई एनिमी नहीं है, या मतलब वो नहीं है ना दोस्त है हाँ, ना दुश्मन कन्फ्लिक्ट है। नहीं है हमारा उनसे का कोई। हमें उनके साथ मिल के काम करना है, बिल्कुल क्योंकि आप उन डेमोक्रेटिक सेटअप में देखें तो सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं। बिल्कुल। तो अगर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लीगल वे में हम उनकी लेजिटिमेट वे में उनकी कोई व्यक्ति की मदद करनी है तो उसको करना भी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि अगर आप अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपको कोई भी, चाहे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं या पॉलिटिकल पर्सन है, वो कोई भी गलत काम के लिए कभी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। फ़ोन आते हैं तो वो है कि उनको पता है कि ये लिमिटेशंस में रह के अपना काम करेंगे। तो इसलिए मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी तरह की कोई इस तरह का प्रेशर आप पे अभी तक नहीं आया अभी प्रेशर तक कोई इस तरह? प्रेशर नहीं आया इस तरह का। बढ़िया चीज़ है सर, क्योंकि कई बार किस्से कहानियाँ एज एन पत्रकार सुनते हैं कि प्रेशर बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है पुलिस पे, काफ़ी चीज़ें। अच्छा सर, एसीबी, चलो ये तो डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं और चीज़ की जाती है, आपका कोई ड्रीम डिपार्टमेंट या आप काम करना चाहते हो या आप काम कर चुके हो? ड्रीम तो पुलिस के तो सारे ही जो असाइनमेंट है वो ड्रीम असाइनमेंट है। अच्छा। सब में बड़ी अच्छी पावर्स मिलती हैं। पावर्स के साथ आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। पावर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आती है। बिल्कुल सर। तो एक्सपोजर, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, हमें ट्रेनिंग में, जैसे आईपीएल में हमारी पहली बार पुलिस एकेडमी में हम ट्रेनिंग में थे, तो हमारे पूरे बैच की ड्यूटी लगी। बिल्कुल। तब जैसे स्टेडियम में हमने वो जो लाइव टेलीकास्ट, जैसे आपका ये रूम है, वैसे पूरे आईपीएल का जो टेलीकास्ट होता है वो हमने वो देखा रूम अंदर से। तो वहाँ किसी की एंट्री नहीं है, किसी को एक्सेस नहीं है, तो वहाँ भी एक्सेस मिली कि देखने का मौका मिलता है। तो ऐसी चीज़ें अपने आप में एक ड्रीम है कि आप जैसे डग आउट में प्लेयर्स बैठे हैं जो आपके मतलब आइडल थे बचपन से, और कि ये क्रिकेटर्स हैं, और सामने देखना, उनको सामने बिल्कुल देखना। जैसे उस टाइम क्रिकेटर संजू सैमसन आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई। उन्होंने बताया कि मेरे फादर भी पुलिस में कांस्टेबल रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि वो पुलिस के लिए क्या रिस्पेक्ट है उनका। और है तो ऐसी चीज़ें पुलिस में ही मिलती हैं। जैसे कहीं शूटिंग वगैरह होती है तो मूवी स्टार आए होते हैं, उनसे भी बात करने का मौका मिलता है। तो वो उन लोगों में हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्ट रहता है कि इनकी 24 आवर्स जॉब है। तो अपने आप में पुलिस सर्विस में आना ही अपने आप में एक ड्रीम है। निश्चित तौर पे देखिए क्या होता है ना कि अब वो ऐसी जगह आ जाते हैं ना कि अपन चाहते हुए अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी नहीं कर सकते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरह की आ जाती है। सर, बड़ा ही मतलब कहते हैं कि पुलिस प्रशासन में काम करना, पुलिस सेवा के अंदर काम करना जिम्मेदारी भरा पूर्ण है। कोई ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं होते, ड्यूटी हार्स नहीं होते, राउंड द क्लॉक 24/7 वर्किंग करनी पड़ती है। परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ हो जाती है, कैसे क्या निभाते हैं, किस तरह से कंफर्ट जोन में रखते हैं अपने आप को? क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली मानना है कि 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना तो कोई आपके सीनियर ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ही जैसे एग्जिजेंसी की सिचुएशंस हैं, कोई रॉयट्स हो गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया है, तब तो सबको अपनी ड्यूटी का पता है कि हमें 24 आवर भी रहना पड़ेगा। कई बार जैसे ट्रेनिंग टाइम में छोटे मोटे, जैसे इसमें पुराने शहर में कुछ रॉयट्स टाइप, या मतलब छोटे मोटे, हम रॉयट्स नहीं कह सकते, लॉ एंड ऑर्डर इशू कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो लॉ एंड ऑर्डर में मतलब कई बार होता था कि 3-3 रात जो है, जैसे रामगंज चौपड़ के पास ड्यूटी लगी तो कई बार ओवरनाइट वहीं, लेकिन वो मॉर्निंग में फ्री कर देते हैं कि भाई आपकी बदली आ गई, आप जाएं। तो मैंने ये देखा है कि 12 घंटे से ज़्यादा किसी को भी ड्यूटी नहीं करवाई जाती है। तो एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन उसमें भी वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी की भी एक अपनी लिमिटेशंस हैं। तो कोई भी ऑफिसर जो है वो इस तरह से परेशान करने वाला एटीट्यूड अभी मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि सबके फैमिली हैं, तो मतलब बैलेंस हो जाता है। ठीक है कि हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है फैमिली के लिए, लेकिन जितना मिलता है वो उसमें अगर हम फैमिली को टाइम दें पूरा और सपोर्ट करें तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ऐसा कभी थोड़ी हुआ कि शिकायत रही हो फैमिली वालों को? नहीं, मेरी वाइफ खुद वर्किंग है और उनका बड़ा सपोर्ट रहा है शुरू से इसमें। उन्होंने, जैसे उनको पता है कि अभी जैसे मैं एसीबी में हूँ तो टाइम पे जैसे घर आ जाते हैं और है तो, लेकिन वो जैसे मैं एसीपी गांधीनगर था तो कई बार चाय भी गाड़ी में पीनी पड़ती थी, क्योंकि सीएम साहब का रूट आ गया है, या मतलब कोई एकदम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल जो है उसी एरिया में है, फिर घाटगेट जेल वहाँ है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी उसी एरिया में है।
तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बड़ा मतलब अगर आपके पार्टनर आपके कंपेटिबल हैं तो उसका बड़ा आपको बेनिफिट है इस जॉब में। अगर वो उनमें एम्पैथी नहीं है कि मतलब एम्पैथी जैसे कि हमारा जो फुट है किसी और के शूज़ में हम रख के देखें, हाँ, तो वो एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये कहे कि ये देखो ये जानबूझ के टाइम नहीं देता और है, तो ऐसा मेरे साथ तो भगवान की दया से मतलब आई हैव गॉट नहीं, टच वुड बढ़िया है, ये चीज़ें नहीं हुई। अदरवाइज तो प्रॉब्लम होती है। अगर हाँ। दूसरा क्या है कि वर्किंग अगर कपल हो तो वो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझते भी हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात। कि इनके जॉब का नेचर ऐसा है, तो इसलिए अभी मैनेज अच्छा हो पाता है। देखिए, निश्चित तौर पे एक आइडियल जो पुलिस ऑफिसर है उनकी तस्वीर चित्रण जो है एक तरह से सर ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और एक बहुत अच्छी बातों से हमको रूबरू करवाया कि हमको हमेशा लगता था कि नहीं पुलिस की ज़िंदगी इस तरह की उस तरह की भागत दौड़, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि एक आइडियल वर्किंग वहाँ पे पुलिस विभाग के अंदर की जाती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे जो है वर्किंग, बट आपकी जहाँ बॉडी रेस्ट मांगेगी तो अधिकारी देते भी हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो होती है पुलिस विभाग के अंदर होती है, जिसकी वजह से आप और हम सुरक्षित होकर चैन की नींद सो पाते हैं, शहर में चैन से घूम पाते हैं। ये राजस्थान पुलिस की ही देन है। राजस्थान पुलिस के कारण ही हम लोग आज आराम से बैठे हैं, और आज 77वां गणतंत्र दिवस जो है हम प्रेम पूर्वक यहाँ पे मना रहे हैं। सर, जाते जाते जो यूथ है राजस्थान का, देश का यूथ, एक आपकी तरफ से मैसेज चाहूँगा, किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जो अभी जैसे मैं अभी 35 क्रॉस कर चुका हूँ और 40s की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अभी पहले ऐसे लगता था कि हम बहुत छोटे हैं। अभी जैसे 2000 बॉर्न भी है, वो भी 25 या 26 ईयर्स के हो चुके हैं। तो अब जैसे वो जनरेशन अब आगे आ रही है जिसको जेन जी या अल्फा बीटा जो भी जनरेशन का हम नाम दे रहे हैं। मेरा एक तो ये है कि जैसे हमने जब आप और मैं जब बॉर्न हुए थे तो मोबाइल्स जो है वो हमने नहीं देखे थे। लैंडलाइन फ़ोन भी जैसे हम लोगों के घरों में जाके सुनते थे, उसमें ब्रैकेट में पीपी लिखते थे हम। तो मुझे याद है मेरे ब्रदर जब MBA कर रहे थे तो जालंधर से, तो हनुमानगढ़ से उनको एक्सटेंशन में पहले कॉल ट्रांसफ़र करवा के उसके बाद बात हो पाती थी। तो अब लेकिन ये बच्चे जो भी, इनको पता ही नहीं है कि वो भी एक जनरेशन, वो भी एक एरा था, वो भी एक एज थी। तो मेरा यही है कि ये मोबाइल का ध्यान जो है मोबाइल का उपयोग जो है बड़े सावधानी से करें। और अभी आप देखते हैं कि एक तो पेरेंट्स जो हैं वो अगर बच्चा खाना खा रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल देते हैं कि बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएगा। ये बड़ा ही गलत इसको मैं मानता हूँ कि ये मोबाइल जो है इसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बहुत है, डिस्ट्रक्टिव भी बहुत हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम किस चीज़ को देते हैं। जैसे एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी बच्ची ने इंटरनेट का यूज़ करते हुए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखी, और उनमें से जो है वो लंदन में कॉलेज में अपना एडमिशन उन यूनिवर्सिटी में से करवा के स्कॉलरशिप से ले लिया। तो एक तो ये कंस्ट्रक्टिव यूज़ है। एक हम सारा दिन जो है रील बनाने में बर्बाद कर रहे हैं, फोटोग्राफी में बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा एक तो यूथ से यही है कि सोशल मीडिया का, मोबाइल का उपयोग जो है बहुत ही विवेक से करें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें अपने करियर के लिए। बहुत अच्छी बात। और दूसरा जो है अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माने, और अपने पेरेंट्स के बाद जो स्कूल में ज़्यादा टाइम हमारा निकलता है कॉलेज में, तो गुरु जो है आप एक गुरु को अपना आदर्श बनाएं कि हाँ ये टीचर जो है हमारा आदर्श है। बिल्कुल। तो अपने पेरेंट्स जो है हमारे कभी गलत नहीं कहते, और अगर मान लीजिए आपको लगता भी है विचारों में मतभेद हो भी सकता है, तो अपनी बात को कन्वे करें और उनकी भी सुने कि उनका क्या उसमें व्यू है। कभी कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति ना आने दें। और उसके अलावा जो है अपने एक जैसे अब्दुल कलाम साहब को जो मैं पढ़ता हूँ या उनके विचार जब टीवी पे सुनते थे, तो एक विज़न की बात करते थे वो। बिल्कुल। कि आपका एक विज़न होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि मैन विदाउट विज़न इज़ ऑलमोस्ट डेड। कि आपका यही नहीं है कि आप अगले 5 सालों में, जैसे मैं और आप बैठे हैं, तो कि मैं अगले 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप 5 ईयर्स के बाद जो है करियर के इस मोड़ पे होंगे। टारगेट आपका जो है स्कूल टाइम में डिसाइड हो जाए कि मुझे इसी लाइन में जाना है। बहुत अच्छी बात। और उसमें मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस का दबाव ना बनाएं। सारे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, सारे बच्चे खेल के लिए नहीं बने हैं। सबका अपना अपना एक यूनिक टैलेंट है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी का रेस्पेक्ट करें।
बिल्कुल। अब सिर्फ पढ़ाई में अगर होते तो आज विराट कोहली या साइना नेहवाल जैसे आइडल्स हमें नहीं मिलते। बिल्कुल। तो जो उस बच्चे की आप पोटेंशियल को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आप आगे डेवलप करने दें। और तीसरा जो है मेरा ये है कि अपने ट्रैफिक रूल्स का पालन ज़रूर करें। बहुत बढ़िया। आप देखिए कि साल में 10-10 हज़ार लोगों की जो डेथ है आंकड़ा वो बढ़े जा रहा है। एक्सीडेंट से हो रही है। तो आप देखेंगे एक तरह का मर्डर ही है ये भी। आप बिल्कुल मर्डर का अगर मान लीजिए कि कोरोना में जैसे डेथ हुई साल में या दिन की इतनी हो रही है, डाटा आता था वो, तो उतनी डेथ तो एक्सीडेंट में भी हो रही है, लेकिन उसको हम इतना सीरियसली क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक विचारणीय विषय है। बहुत बड़ी एक ये है कि अगर हम रोड पे कहीं जा रहे हैं तब तो हमें बड़ी जल्दी होती है कि हम घर पहुंचे, घर पहुंच के आपको कोई काम नहीं है ऐसा कोई विशेष लेकिन आपको ये कि 5 मिनट अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। घर जाके आप भले ही मक्खी मार रहे हैं, मतलब बैठ के चाय पी रहे हैं आराम से, कुछ नहीं, लेकिन आपको घर पहुंचने की जल्दी है तो जल्दी ना करें। अब मैं देखता हूँ कि जैसे कि हेलमेट, सर वो आगे पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट लगा लेंगे या बेल्ट पहन लेंगे, अगर वो नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो वो है कि वो पुलिस वाला आपको पनिश करने के लिए नहीं खड़ा है, वो तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। आप अगर हेलमेट लगा रहे हैं तो आपका सिर बच रहा है उससे, उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको सैलरी उतनी देनी है सरकार ने, ठीक है। और दूसरा अगर सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो उससे आपका फ़ायदा है कि एयर बैग खुल जाएंगे अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, और तो भगवान ना करे। तो अभी जैसे हमारे ही एक स्टाफ के मतलब बच्चे की और उनकी वाइफ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा। अभी उनके जो एक और रिलेटिव थी उनकी कल एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो आप देखिए कि डेथ रेशो ये आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें, तो बिल्कुल। क्योंकि देखो हाईवेज तो सरकार बहुत अच्छे बना रही है हमारी, अनडाउटेडली की वर्ल्ड के बेस्ट हाईवेज में बना रहे हैं, लेकिन उस पे चलना कैसे है वो तो हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें आपको कोई पकड़ के आपकी गाड़ी नहीं चलवाएगा, उसमें स्पीड लिमिट लिखी होती है। अब तो जगह जगह वो स्पीड का स्पीडोमीटर रडार भी, सारे, फ्लैश भी लगा होता है कि आपकी स्पीड जो है ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% खुद फॉलो करते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके हम उसको फॉलो करें ताकि हाईवेज वगैरह पे कम से कम दुर्घटनाएं ना हो, निश्चित तौर पर। ताकि आगे हम विजन की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं, अगर आपकी जान सही सलामत है तो ही सब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। देखिए सर ने जो भी अपने मैसेज के अंदर चीज़ें कही, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, आपका विज़न बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ आप करते हैं, मोबाइल पे कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है निकल के आएगी। तो ये डिसिप्लिन में रहना, सड़क सुरक्षा के जो नियम होते हैं साफ तौर पे लिखा रहता है, तेज गति जीवन की क्षति। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि लगातार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो मौतें हो रही है, छोटे बच्चों की हो रही है, महिलाओं की हो रही है, सभी लोगों की हो रही है, तो ये महज छोटी सी गलती के कारण जो है ये सब चीज़ें हो रही है। बिना हेलमेट आप घूम रहे हैं, वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसमें लॉस किसका है? लॉस अपना है, अपने परिवार का है, अपने परिवारजनों का है, जो हमसे प्यार करते हैं उनको हम दुख दे के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों से बचिए, इन सब चीज़ों के अंदर सुधार करने की कोशिश कीजिए। सुधार करने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, हम सब की है। अगर हम सब मिलके उस चीज़ को सुधारेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रदेश हम बना सकते हैं, खुशहाल प्रदेश हम बना सकते हैं, खुशहाल देश की स्थापना हम लोग कर सकते हैं। बहरहाल आज संदीप सर आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे हम आशा करते हैं कि आप फिर से समय निकाल के जो है पधारेंगे और जो अपनी बातें हैं, जो चीज़ें हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वे करने के लिए। और आगे भी करियर काउंसलिंग पर हम जो है आगे सेशन ज़रूर आपके साथ रखना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे तो आगे जो है बच्चा कैसे प्रिपरेशन करे और कैसे मतलब इसको सिविल सर्विसेज को क्रैक करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।